गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का राजीव पारामाउंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले क्लास में घटना चक्र का पॉलिटी आरंभ किया था। पार्ट 1 हमने पिछले क्लास में देखा था। आज मैं उससे आगे पार्ट 2 देखूंगा, मगर उससे पहले मैं पिछले का एक बार आप सभी को रिव्यू करवाना चाहता हूं। तो आप रिव्यू करेंगे, देखेंगे। आप जो पिछले क्लास में आपने देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के उद्देश्य से यह आया था। इसमें जो प्रावधान था, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कर दिया गया और इसका प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया। दूसरा आपने देखा था 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार मिला। तीसरा आपने देखा था चार्टर एक्ट 1813। इसके तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ बना रहा। अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार मिला और पहली बार शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए का व्यवस्था किया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह पैसा किस भाषा पर खर्च होगा। इस कारण यह 1833 तक ऐसे ही विवाद का बिंदु बना हुआ रहा कि किस पर यह खर्च होगा। साथ साथ 1813 में ही यह प्रावधान आया था कि ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा जाए और यहाँ पर ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। आइए मैं उसका अगला देखता हूं। चार्टर एक्ट 1833 का बात करूं आपके साथ। चार्टर एक्ट 1833 का जब मैं बात करता हूं तो उसके तहत है कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी को अब केवल साम्राज्य विस्तार का कार्य करना था, राजनीतिक कार्य करना था, केवल साम्राज्य विस्तार का कार्य करना था। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वह भारत का गवर्नर जनरल हो गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य सम्मिलित किया गया। आइए इसके बाद मैं अगले पर चलता हूं। नेक्स्ट है आपके पास अगला एक्ट 1853 के तहत हमने बताया था प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। उसके बाद उस पर कोई खास नहीं थी, फिर भी हमने बताया था इसमें डायरेक्टर की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण एक्ट आता है आपके लिए वह आता है 1858 का एक्ट। 1858 के एक्ट के तहत दोस्तों आपने देखा था कि इसमें परिस्थितियां बदल गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन का ले लिया गया था और क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। इसके तहत आपने 3 मुख्य पॉइंट देखा था पिछले क्लास में। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण, भारतीय राज सचिव और भारत के गवर्नर जनरल का नाम। तो आप देखेंगे भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश मुकुट को सौंप दिया गया। भारतीय राज सचिव का पद लाया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। अगला था भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, अब वायसराय कहा जाने लगा और इसे ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना गया। दोस्तों तो यह था आपका 1858 का एक्ट। अब मैं 1858 की एक्ट से आगे चलता हूं 1861 के एक्ट पर। तो आप देखेंगे 1861 के एक्ट के तहत कार्यकारी परिषद की जो संख्या थी उसे 4 से घटाकर
सॉरी 5 से घटाकर 4 कर दिया गया था। उसके साथ साथ वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था और यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रखा जा सकता था। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो सिस्टम पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। इसे आप हिंदी में विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली कह सकते हैं। तो पूछता है पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट द्वारा लाया गया, तो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के एक्ट द्वारा लाया गया। यह भी पूछता है विभागीय प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और इसे 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। बंबई तथा मद्रास प्रांत को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया, अर्थात दोस्तों विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। आपने पढ़ा था 1833 के एक्ट में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी और यहाँ विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। तो यह था आपका 1861 का एक्ट। अब हम इससे आगे चलते हैं और आपके साथ बात करेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आपके सामने दिख रहा होगा 1892 के भारत परिषद अधिनियम। तो 92 का भारत परिषद अधिनियम में सबसे मुख्य विधान परिषद के सदस्य को बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार मिला। बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार मिला। आगे आपने सुना होगा बजट प्रणाली किसने दिया था, ये जेम्स विल्सन ने दिया था। ये बजट शब्द जो है बजट प्रणाली के जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन को माना जाता है। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। वह भी मेरे दोस्त कैसा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसीलिए इसे संवैधानिक व्यवस्था का प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। संवैधानिक व्यवस्था का प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था का प्रथम सीढ़ी किस अधिनियम को माना गया है, तो 1892 के अधिनियम को संवैधानिक व्यवस्था का प्रथम सीढ़ी माना जाता है। इसी में अप्रत्यक्ष प्रणाली का शुरुआत माना जाता है। बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। आइए मैं 1892 के बाद अगले एक्ट पर आता हूं। वह अगला एक्ट आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। या जिस समय में भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, उस समय में हमारे जो भारत सचिव थे, भारत सचिव, ये भारत सचिव हमारे मार्ले साहब थे। मार्ले साहब थे और जो वायसराय साहब थे, वायसराय, वह मिंटो साहब थे। वायसराय मिंटो साहब थे। इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, अर्थात इसके तहत मुस्लिम भाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पहली बार सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। पहली बार पृथक निर्वाचन की बात की गई। यह किस एक्ट में, तो 1909 के एक्ट में। सांप्रदायिकता का जनक कौन एक्ट है, तो 1909 का एक्ट। 1909 के एक्ट को किस नाम से और जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। तो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। मत नहीं देगा दोस्त, लेकिन बहस करेगा। एग्जाम में देगा बजट पर बहस। तो ये बजट पर बहस कर सकता है। और इससे पहले आपने देखा था 1892 में बजट पर विचार देना था। वहां बजट पर सिर्फ अपना विचार देना था। यहाँ बजट पर बहस देगा, लेकिन मत देने का अधिकार इनको अभी भी नहीं मिला है। मत देने का अधिकार इनको अभी भी नहीं मिला है। यह है आपका 1909 का एक्ट।
जिन्हें किसी भी प्रकार का समस्या हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं जवाब देने का निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। आइए मैं 1909 के बाद अगले व्यक्ति पर आता हूं आपके साथ। अगला व्यक्ति आपका है, अगला व्यक्ति आपके पास दिखाई दे रहा होगा 1919 का एक्ट। अगला एक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 1919 का एक्ट। उससे पहले हम 1909 के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे। 1909 के एक्ट में दोस्तों गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो आप समझ सकते हैं क्या सर्वनाश किया, यानी इसी एक्ट ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को आरंभ करवा दिया। पृथक निर्वाचन प्रणाली आरंभ करवाया कौन एक्ट? इसी एक्ट ने, इसीलिए इसे कहा कि सर्वनाश कर दिया। वही रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय प्रधानमंत्री था, उसने कहा था यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा अल्पकालीन समझौता है। यह दोनों पॉइंट जो लोग किसी पीसीएस का एग्जाम देने वाले होंगे या सिविल सर्विस देने वाले होंगे, वो इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, वहां उनको काम देगा गांधी जी का कथन और रैमजे मैकडोनाल्ड का कथन। आइए मैं इसके बाद आपके 1919 के एक्ट पर चलता हूं। 19 से 19 का एक्ट पर, 1919 का एक्ट जिस समय भारत सरकार अधिनियम लाया गया, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा जाता है, तो 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है और 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया। प्रांत में द्वैध शासन या दोहरी शासन लाया गया। कभी कभी एग्जाम में आएगा दोस्तों द्वैध शासन का जनक, तो ये द्वैध शासन का जनक दोस्तों लियो कार्टियस, द्वैध शासन का जनक लियो कार्टियस को माना जाता है। द्वैध शासन का जनक लियो कार्टियस को माना जाता है। भारत में पहली बार द्वैध शासन, तो ये बंगाल में द्वैध शासन लाया गया था। पहली बार बंगाल में द्वैध शासन लाया गया था। ये द्वैध शासन किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और इसे समाप्त कौन किया था दोस्तों? तो ये जो समाप्त किया था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, तो याद रहे समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स। लाया किसने? क्लाइव ने। जनक किसको माना जाए? लियो कार्टियस को। जनक किसको माना जाए? लियो कार्टियस को। तो आपने देखा प्रांत में द्वैध शासन। फिर पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, रिस्पॉन्सिबल शब्द का प्रयोग किया गया और प्रांतीय विषय को दोस्तों दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। प्रांतीय विषय को दोस्तों दो भाग में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जैसे वित्त विभाग, कर विभाग, रक्षा विभाग, ये सभी आरक्षित रखे गए और शेष हस्तांतरित में बांट दिया गया। आरक्षित और हस्तांतरित विषय, जो आरक्षित विषय था उसे वायसराय अपने पास रखा था और जो हस्तांतरित विषय था उसे यहाँ के नेता को दिया गया था। उसके बाद इस अधिनियम जो 1919 का अधिनियम बना, उसका आधार क्या था? तो आधार था चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। आधार क्या था दोस्तों? तो आधार था चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो आप देखिए 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम लाया गया। इतना ही नहीं, इसी अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। इसके तहत देखिए गवर्नर को दोस्तों अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी जिस समय ब्रिटिश संसद में सत्र नहीं चलेगी और कानून की आवश्यकता होगी, वैसी स्थिति में गवर्नर अध्यादेश जारी करेंगे। दूसरा, इसका विस्तार सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडल तक किया गया। यानी अब जो है, पहले सिर्फ मुसलमान की बात थी, फिर महिला,
अब जो है मुसलमान, सिख, दलित, महिला सबों को वोट देने का अधिकार मिला। फिर भी दोस्त इस समय तक मात्र 10% मतदाता, हमारा मत देने वाले जो थे कुल जनसंख्या का मात्र 10% लोगों को मत देने का राइट मिला था। 90% लोगों को इस समय भी वोट देने का राइट नहीं मिला था। इसका स्रोत क्या था? भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचा, यानी अभी जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसका बहुत सारा भाग, बहुत सारा बिंदु 1935 के अधिनियम से लिया गया है। विधानमंडल जो है, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय कर दिया गया, द्विसदनीय कर दिया गया, यानी राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। इसके अतिरिक्त शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांत में कर दिया गया। इसी समय में स्थापना फेडरल न्यायालय का किया गया 1937 में। इतना ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था उसे स्थानांतरित कर दिल्ली लाया गया, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। प्रांत में स्वायत्तता लाया गया। यहां जो आपने देखा था 1919 में प्रांत में द्वैध शासन, उस द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांत में स्वायत्तता लाया गया और केंद्र में द्वैध शासन आरंभ किया गया। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। इसे गुलामी का अधिकार कहा था, दासता का आज्ञा पत्र कहा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यहाँ की बातों को डाला गया है भारत के संविधान में। आगे कहता है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार नहीं किया था। 1935 को 1936 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष हमारे अंबिका चरण मजूमदार थे, उसमें इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था दोस्तों। साथ साथ इसी एक्ट में दोस्तों संघीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन यानी यूपीएससी का गठन। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात हुई। द्वैध शासन हमने अभी बताया प्रांत में समाप्त हो गया, केंद्र में लागू हो गया। प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया, स्वशासन का अधिकार मिला प्रांत को। किसके स्थान पर? दोहरे शासन के स्थान पर, द्वैध शासन के स्थान पर। तो यह हमारा था 1935 का एक्ट। और आगे है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोस्तों। तो 1947 अधिनियम के तहत ही देश का विभाजन किया गया और दिया हुआ है, अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य में बांट दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली। दोनों अधिराज्य को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता दिया गया और साथ साथ राज्य सचिव का जो पद क्रिएट किया गया था दोस्तों, इसे समाप्त कर दिया गया। तो यह था दोस्तों हमारा आज का क्लास, भारत का संवैधानिक विकास, जिसे हमने 2 क्लास में देखा। इसे पूर्ण रूप से आप उस रूप में लेंगे कि एग्जाम का टारगेट बैच समझ करके पढ़ेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातों को रिवीजन करना है। तो सारा पॉलिटी में 5 से 7 क्लास में रिवीजन करा दूंगा सारा टॉपिक। तो यह आपका भारत का संवैधानिक विकास एक टॉपिक समाप्त हुआ 2 क्लास में। फिर मैं मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।